नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो घंटी बजाओ। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। आज हमें उन सरकारों की, उस सिस्टम की घंटी बजानी है जिसकी वजह से देश का एक बड़ा तबका, एक बड़ी आबादी 2 जून की रोटी से महरूम है। जी हां, आज घंटी बजाओ में बात होगी बेरोजगारी की, और बेरोजगारी की यह बात किसी भी चुनावी चर्चा से या फिर किसी नेता के आरोप प्रत्यारोप वाले बयान से नहीं होगी, बल्कि आंकड़ों के इर्द गिर्द हम आपको बेरोजगारी के दंश की पूरी दास्तान सुनाने वाले हैं। तो आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि सिर्फ 1 साल में कोरोना महामारी ने 23 करोड़ लोगों को गरीब बना दिया। एक आंकड़े के मुताबिक अपने देश में करीब 27 करोड़ आबादी पहले ही गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है। अब इस लिहाज से आप समझ लीजिए कि अपने देश की लगभग आधी आबादी अब किस हाल में है। तो सवाल यह कि जिन सरकारों की जिम्मेदारी है कि लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएं, कोई इस देश में भूखा ना सोने पाए, वो आखिर कर क्या रही हैं? आज बेरोजगारी को सिर्फ चुनावी मुद्दा बनाकर रखने वाली सरकारों की घंटी बजाइए, और नंबर आपके सामने है 8422840000। 30 साल से अच्छा जीवन जी रहा था, जो कोरोना काल में बिल्कुल ही आदमी का अस्त व्यस्त हो गया। किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरीके से चीजें बदल जाएगी। इतनी परेशानी हो गई थी कि हम सब्जी भी नहीं खरीद पा रहे थे। सप्ताह में हर दिन हम सब्जी रोटी खा लेते थे, अब चटनी से काम चलाना पड़ रहा है। कभी इनसे कर्जा, कभी उनसे कर्जा, कभी इनसे उम्मीद पर जिए जा रहा है आदमी। गैस सिलेंडर भी है, सब कुछ है अपने पास, मगर हम भरवा नहीं पा रहे हैं। बच्चों से का जैसे फीस हुआ वो तो देना पड़ रहा है ना हम लोग को। लोगों की नौकरियां जा रही हैं, प्राइवेट सेक्टर सब मतलब इस टाइम बेहाल ही है। तो आज के डेट में ऐसा हो गया कि आदमी अब कौन सा काम करे जिससे आदमी का घर चले। तो एक तरफ लोगों को तरक्की की नई उड़ान की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, दावा किया जा रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था कोरोना के झटके से तेजी से उबर रही है, और दूसरी तरफ लाखों लोग दिन रात इस चिंता में डूबे हैं कि उनका घर कैसे चलेगा। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के वक्त लगे लॉकडाउन ने जहां लोगों की नौकरियां छीनी, वहीं नौकरी जाने के तनाव ने कईयों की जिंदगियां भी। एनसीआरबी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2020 यानी कोरोना काल में देश में सबसे ज्यादा आत्महत्याएं हुई हैं, और इन आत्महत्याओं की सबसे बड़ी वजह गरीबी और बेरोजगारी थी। साल 2019 में जहां गरीबी के कारण 1122 लोगों ने खुदकुशी की, वहीं 2020 में 1901 लोगों ने गरीबी से तंग आकर अपनी जान दे दी। वहीं कोरोना काल में बेरोजगारी के कारण आत्महत्या करने वाले 2851 से बढ़कर 3548 हो गए, मतलब लगभग 25% ज्यादा। लोगों के अंदर बढ़ रहे इस तनाव को समझना होगा। जिंदगी पर भारी पड़ती बेरोजगारी को महामारी बनने से पहले रोकना होगा, क्योंकि कोरोना पहले ही हजारों परिवार उजाड़ चुका है। कोरोना काल में जिन राज्यों में बेरोजगारी सबसे ज्यादा बढ़ी है, उनमें हरियाणा पहले नंबर पर है। अक्टूबर के महीने में हरियाणा में बेरोजगारी दर 30.7% पर पहुंच गई। जींद के रहने वाले मनोज कुमार उन लाखों लोगों में से हैं जिन्हें कोरोना के दौर में नौकरी से हाथ धोना पड़ा। पिछले 10 साल से वो एक प्राइवेट कॉलेज में लेक्चरर थे। उनकी पत्नी भी स्कूल में टीचर थीं। दोनों की तनख्वाह से घर आसानी से चल जाता था। पिछले साल लॉकडाउन में स्कूल कॉलेज बंद हुए तो दोनों की नौकरी चली गई।
कुछ समय तक पुरानी बचत से घर चलाया, लेकिन वो पैसा भी खत्म हो गया। आखिरकार पेट पालने के लिए इस लेक्चरर को दिहाड़ी मजदूर बनना पड़ा। पहले मैं कॉलेज में लेक्चरर था और वहाँ पे ठीक इनकम भी ठीक थी, और ये लगा लो कि लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये मेरी इनकम थी। फिर ये कोरोना काल आने की वजह से, सैलरी ना मिलने की वजह से हमें कॉलेज छोड़ना पड़ा, और फिर दुकानदारी में रह करके अब दुकान पे वहाँ पे वर्कर का काम कर रहा हूँ। मनोज और पूनम की तरह निजी स्कूल कॉलेजों में पढ़ाने वाले हजारों शिक्षक कोरोना के दौर में बेरोजगार हो गए। नियमित फीस न मिलने के कारण स्कूलों ने शिक्षकों को निकालना शुरू कर दिया। कोरोना के कारण इन शिक्षकों को ट्यूशन का काम भी नहीं मिल पाया। ऐसे में इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि अब करें तो क्या करें। जीवन जी पहले ये था कि सप्ताह में हर दिन हम सब्जी रोटी खा लेते थे, अब चटनी से काम चलाना पड़ रहा है। एक आध बार ऐसा होता है कि वैसे ही रोटी खा लेते हैं। पहले दूध ज्यादा लेते थे, अब बहुत कम लेते हैं। कोरोना की मार सबसे ज्यादा प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों पर पड़ी। जम्मू के आरएसपुरा के रहने वाले दीपक चौधरी पहले उत्तराखंड की एक निजी कंपनी में अच्छे पद पर काम कर रहे थे। उनकी पत्नी भी प्राइवेट सेक्टर में ही थी, लेकिन कोरोना के बाद दोनों की नौकरी चली गई। ये लोग वापस जम्मू आ गए, काम की तलाश करते रहे, लेकिन कोई नौकरी नहीं मिली। अभी देखिए कि छोटी मोटी मैं भी यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, तो मेरी वाइफ भी छोटी सी जॉब कर रहे हैं, हालांकि उनको पसंद नहीं है ये जॉब। तो जम्मू में तो वैसे भी 6-7 हज़ार से ऊपर तो जॉब है नहीं है, तो इससे खर्च चलता नहीं है। मैरिड बंदे का तो वैसे भी नहीं चलता, अगर फैमिली को लेके चलाना हो तो बिल्कुल भी ना के बराबर है। दीपक की परेशानियां यहीं खत्म नहीं हुई। उत्तराखंड में अपनी नौकरी गंवाने के बाद दीपक को जब जम्मू में नौकरी नहीं मिली तो उन्होंने अपने खेतों में खेती शुरू कर दी। जम्मू के आरएसपुरा का बासमती पूरी दुनिया में मशहूर है। दीपक ने पूरी मेहनत के साथ अपने खेतों में फसल उगाई, लेकिन बारिश और ओले ने पूरी फसल खराब कर दी और कमाई की रही सही उम्मीद भी खत्म हो गई। जब हमने किसानी करने का सोचा तो इस बार फसल पहले तो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही थी। अभी उसके दौरान हमने देखा कि जब भी थोड़े दिन पहले जो बारिश हुई है, काफ़ी सारे ओले पड़े और फसल जो कि 90% फसल बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, और किसानी की हालत भी बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी है, तो बिल्कुल खर्चे भी नहीं पूरे हो रहे हैं। अक्टूबर के महीने में जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी दर 22.2% पर पहुंच गई, जो देश में तीसरे नंबर पर है। जानकारों का कहना है कि कोरोना के साथ साथ सरकार की आधी अधूरी नीतियां भी इस बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार हैं। जम्मू कश्मीर में पर्यटन क्षेत्र में नई नौकरियां पैदा की जा सकती हैं, लेकिन उसके लिए सरकार को जो करना चाहिए वो होता दिख नहीं रहा। टूरिज्म इंडस्ट्री में जम्मू कश्मीर की तो एक गोल्ड माइन है, और यहाँ पे हम इतने एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट कर सकते हैं, जॉब सीकर्स नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर्स क्रिएट कर सकते हैं। बट अगर हम प्रोफेशनल्स को सामने लाएं, वो प्रोफेशनल्स इन स्कीम्स को मैनेज करें, किस तरह से यंगस्टर को चैनलाइज करना है हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में, वो कहीं ना कहीं मिसिंग हो रहा है। और इस मिसमैच की वजह से ये स्कीम्स की एक ग्रासरूट लेवल तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही है। बेरोजगारी की एक बड़ी वजह है नई नौकरियों का नहीं होना, लेकिन सवाल है जिनके पास नौकरियां थीं और जो कोरोना के कारण बेरोजगार हुए, उन्हें अपनी ही नौकरी वापस क्यों नहीं मिल पा रही? कोरोना से पहले यानी साल 2019-20 में देश में कुल नौकरियां 40 करोड़ 35 लाख थीं। लॉकडाउन लगने के बाद से इनमें से 12 करोड़ 13 लाख लोगों के रोजगार छिन गए। इनमें से सैलरीड क्लास के 88 लाख और अपना काम करने वाले 20 लाख लोगों को अब तक अपना काम वापस नहीं मिला है, और इस दौरान लगभग 47 लाख नौकरी पेशा लोगों को घर चलाने के लिए खेती का काम और लगभग 7 लाख लोगों को दिहाड़ी मजदूरी का काम करना पड़ा। अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने की उम्मीदों के बीच ये कोरोना के कारण बेरोजगार हुए लोग अपनी नौकरियों के वापस मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। जयपुर में करीब 13 साल से होटल इंडस्ट्री से जुड़े गौरव कई नामचीन होटलों में सेल्स एंड मार्केटिंग का काम कर चुके हैं, लेकिन इतने अनुभव के बाद भी अब कहीं काम नहीं मिल रहा। इस पेंडेमिक के अंदर जब एक जॉब नहीं थी, एक एम्प्लॉयमेंट, एक सैलरी के भरोसे हम लोगों का, सब लोगों का परिवार चल रहा था, तो वहाँ हमें सारे फाइनेंशियल इश्यूज भी आए और कहीं ना कहीं जाकर एक लाइबिलिटीज़ थी जो पूरी नहीं हो पा रही थी,
मार्केट की उधारी जो थी वो बढ़ती जा रही थी धीरे धीरे करके। और अभी भी जिस कंडीशन में हम लोग हैं तो धीरे धीरे मार्केट ओपन तो हो रहा है, मगर अभी भी लोगों को थर्ड वेव का डर है, लोगों को अभी भी डेंगू का और बीमारियों का डर है, तो लोग अभी भी होटल में आने से, भीड़ के किसी भी जगह में आने से डर रहे हैं। गौरव का कहना है कि उनके जैसे तमाम लोगों को या तो नौकरी मिल नहीं रही, और अगर किसी जगह बात बनती भी है तो पहले से ही कहीं कम वेतन ऑफर किया जाता है। ऐसे हालात में उनके लिए परिवार चलाना मुश्किल होता जा रहा है। कोरोना की सबसे ज्यादा मार टूरिज्म सेक्टर पर पड़ी। इसी सेक्टर से जुड़े अमरजीत सिंह राणा पहले दिल्ली के कनॉट प्लेस में अपनी ट्रेवल एजेंसी चलाते थे। उन्होंने अपना स्टाफ भी रखा हुआ था, लेकिन लॉकडाउन के वक्त उनके ऑफिस पर जो ताला पड़ा वो अब तक नहीं खुल पाया है। जैसे लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे करके जो मेरी सेविंग थी वो मैंने 2-3 महीने तो रेंट उसका दिया। उसके बाद जो एम्प्लॉई थे उनकी सैलरी भी दी मैंने। जब मतलब सब कुछ सिचुएशन मेरी पहुंच से बाहर हो गई, सेविंग मेरी धीरे धीरे करके सब फिनिश होती गई, तो मैंने ऑफिस भी छोड़ दिया। उन लड़कों को मना कर दिया दोनों को कि मैं अब इससे आगे आपके साथ रेगुलर नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद वो दोबारा अपना काम शुरू कर पाते, उससे पहले ही दूसरा लॉकडाउन लग गया और उनका काम पूरी तरह ठप हो गया। अमरजीत के परिवार में पत्नी और बेटी है। बेटी स्कूल में पढ़ती है, लेकिन अब फीस देना भी मुश्किल हो रहा है। मैंने कभी ऐसा टाइम नहीं देखा, सच बताऊं तो मुझे तो ऐसे लगने लगा था कि सब कुछ एकदम से खत्म सा हो गया है। बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग प्रॉब्लम चल रही है। डिप्रेशन में मैं पीछे आई थिंक 3 महीने में डिप्रेशन में रही हूँ, और ये सब सिर्फ इसी वजह से हुआ है, डिस्टर्ब कोरोना की वजह से। अमरजीत जैसे लोगों की एक समस्या ये भी है कि एक लंबे समय तक एक ही इंडस्ट्री से जुड़े रहने के बाद अब कोई दूसरा काम शुरू करना आसान नहीं, और लंबे समय तक बेरोजगार रहने के बाद कोई नया काम शुरू करने के लिए पैसे भी नहीं है। क्या ऐसे लोगों के लिए सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं? अब सरकार एक पूरा रोजगार को लेके एक योजना बना के आई है। थोड़े दिन बाद उसको लॉन्च करेंगे, ताकि एक तरफ अब जब धीरे धीरे सब कुछ खुल रहा है तो लोगों को काम करने वालों की भी जरूरत है, और उधर काम करने वाले खाली बैठे हैं। तो इन दोनों को मैच कराने के लिए सरकार बहुत जल्दी अब रोजगार बाजार 2.0, जो हमारा पहले रोजगार बाजार की स्कीम आई थी 1 साल पहले, उसका बहुत सफल हुआ था, उससे लाखों लोगों ने फायदा उठाया था। अब फिर से हम रोजगार बाजार 2.0 पे काम कर रहे हैं और उसको बहुत जल्द लॉन्च करेंगे। अगर पूरे देश की बात की जाए तो सितंबर 2020 से सितंबर 2021 तक सिर्फ 44,483 नई नौकरियां ही आईं, जबकि नौकरी गंवाने वालों की संख्या लाखों में है। पटना के बोरिंग रोड में रहने वाले रितेश HDFC बैंक में थे। कोरोना ने उनकी नौकरी छीन ली तो घर चलाने के लिए उन्हें कई तरह के काम करने पड़े। हम लोग का फेल हो गया, व्यवसाय भी ढंग का नहीं चल पाया। मेरा अपना हार्डवेयर का कुछ चापाकल का काम वगैरह किए, वो भी व्यवसाय मेरा फेल कर गया, नहीं चल पाया। बिहार उन राज्यों में से है जहां बेरोजगारी दर लगातार डबल डिजिट यानी 10% से ऊपर बनी हुई है, लेकिन फिर भी सरकार ये मानने को तैयार नहीं कि वो लोगों को नौकरियां देने में नाकाम है। इस समय 2 लाख से अधिक जॉब केवल सरकारी नौकरी के अंदर संविदा और अन्य व्यवस्था से हम लोगों को नौकरी देने जा रहे हैं। 1.25 लाख केवल शिक्षकों की बहाली हो रही है। कोरोना के कारण शहरों से लेकर गांव तक में बेरोजगारी और गरीबी बढ़ गई है। लॉकडाउन के वक्त अपने घर लौटे कितने ही मजदूरों को अब तक कोई काम नहीं मिल पाया। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना महामारी ने सिर्फ 1 साल में करीब 23 करोड़ लोगों को गरीब बना दिया, और चिंता की बात यह है कि कोरोना का असर कम होने के बाद भी स्थितियां सुधर नहीं रही। सितंबर 2021 में देश में बेरोजगारी दर 6.86% थी, जो अक्टूबर 2021 में बढ़कर 7.75% हो गई। बेरोजगारी दर में आए इस उछाल में करीब 55 लाख लोग बेरोजगार हो गए, और बेरोजगारी का ये आंकड़ा तब है जब बेरोजगार सिर्फ उसे मानते हैं जिसे हफ्ते में 1 घंटे का भी काम न मिला हो, यानी असल स्थिति और ज्यादा खराब है। तो वादा करके नौकरी ना देने वाली सरकारों की घंटी आप जरूर बजाइए। और अब आप सोशल मीडिया साइट कू के जरिए भी घंटी बजाओ से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप कू ऐप पर @घंटी बजाओ ABP न्यूज हैंडल को फॉलो करें
और अगर आप किसी मुद्दे पर घंटी बजाना चाहते हैं या अपने शहर और आसपास का कोई मुद्दा उठाना चाहते हैं तो #घंटी बजाओ के साथ हमें अपना मुद्दा बताएं और @घंटी बजाओ एबीपी न्यूज को टैग करते हुए पोस्ट करें। लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी के पीएम और उनके मंत्री दावा कर रहे हैं कि वो पटेल की विरासत को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। तो कांग्रेस सांसद शशि थरूर का पटेल को लेकर मोदी सरकार पर निशाना। सरदार पटेल गांधी जी का अनुसरण करते थे। और वक्त है इंटरनेशनल स्ट्रेटजिक और ग्लोबल खबरों का। ग्लोबल दुनिया में आज खबर उत्तर कोरिया से है और खबर ऐसी है कि उसके पड़ोसी देशों के साथ साथ सुपर पावर अमेरिका को भी चौकन्ना हो जाना चाहिए। दरअसल उत्तर कोरिया से कुछ तस्वीरें लीक हुई हैं जो इस ओर इशारा करती हैं कि किम जोंग जल्लादों की फौज तैयार कर रहा है। ऐसे जल्लाद जिन्हें दर्द नहीं होता, जिन्हें चोट नहीं लगती, यहां तक कि उन पर किसी भी तरह की मार असर ही नहीं करती। कई लोग सुनकर चौंक जाएंगे कि ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें चोट नहीं लगती है, लेकिन तस्वीरें आज सब कुछ साफ कर देंगी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिन जल्लादों की फौज तैयार हो रही है उसकी निगरानी खुद तानाशाह किम जोंग उन कर रहा है। बर्फीले पहाड़ों पर घुड़सवारी का शौक हत्या बनाने का जुनून, परमाणु बम बना लेने का पागलपन है। वो अपने भाषणों पर तालियां सुनने को आतुर है। राजनीतिक कार्यक्रमों में सेना के साथ रहे, यहाँ तक कि खेतों में भी सैनिकों से ही बात करता है। वो सेना के दम पर पागलपन की सारी हदें पार कर जाने को बेताब है। सैनिकों के साथ ही वो अपनी सेना में जल्लादों की ऐसी फौज तैयार कर रहा है जिसने खलबली मचा दी। वो जल्लाद ऐसे हैं कि पूछिए, उनका शरीर लोहे का है और आत्मा फौलाद, क्योंकि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने अपने सैनिकों की ऐसी ट्रेनिंग शुरू कराई है जो किसी को भी हैरान कर दी। किम ने अपनी सेना में एक स्पेशल यूनिट का गठन किया है जिसके जवानों की ट्रेनिंग कुछ इस कदर चल रही है। एक सैनिक पर मोटी लाठियों से तगड़े प्रहार किए जा रहे हैं, वो सब कुछ झेल ले रहा है। और ये सैनिक ऐसे हो गए हैं जिनके सिर पर भी वार करने पर कुछ नहीं। एक बार फिर से देखिए कि कैसे किम जोंग के इस सैनिक के सिर पर तगड़ा वार किया गया और फिर इसको देखकर वहीं बैठा तानाशाह मुस्कुराते हुए ताली बजाने लगा। के बाद सैनिकों की ट्रेनिंग और टफ कर दी जाती। सैनिकों के सीने पर बड़े बड़े पत्थर रख उसके सीने पर हथौड़े से वार किया जाता है और इस पागलपन पर भी तालियां बजाई। इस तरह की ट्रेनिंग की विधा को एक्सट्रीम मार्शल आर्ट कहते हैं। किम जोंग ऐसे ही सैनिकों की बटालियन तैयार कर रहा है। सैनिकों को भारी से भारी चोट सहने की ट्रेनिंग दी जा रही है और उसी ट्रेनिंग के कुछ वीडियो वाकई दिल दहला देने वाले हैं, क्योंकि अब इसे देखिए। एक सैनिक मुट्ठी बंद करता है, उसकी कोहनियों के नीचे पत्थर के प्लेट रखे जाते हैं और फिर उस पर मोटे हथौड़े से वार किया जाता है। अगले सैनिक पर भी ऐसा ही वार और उसके बाद एक सैनिक की हाथ पर ऐसा हथौड़ा मारा जाता है कि सामान्य आदमी तो मर जाए। और ये सब कुछ तानाशाह किम जोंग वहाँ बैठकर बड़े चाव से देखता रहता है। और तस्वीरों से साफ हो जाता है कि उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन सैनिक नहीं बल्कि शैतान तैयार कर रहा है, जिनको चोट नहीं लगती, जिनको दर्द नहीं होता। बड़े से बड़ा वार वो हंसते हुए झेलते हैं, जान हथेली पर रखकर खेलते हैं और उफ तक नहीं करते। सिर्फ अपने तानाशाह के सजदे सिर झुकाए खड़े रहते हैं। तो सवाल ये है कि तानाशाह किम जोंग उन जल्लादों की ये फौज क्यों तैयार कर रहा है? और इन्हें जल्लाद नहीं तो और क्या कहें। हाथों से पत्थर तोड़ते हैं, सीने पर हथौड़े की मार झेलते हैं और तो और ऐसे हैं जो गले में फंसाकर लोहे की सरिया तक टेढ़ा कर दे रहे हैं। ये लोहे की मोटी जंजीरों को तोड़ दे रहे हैं। ये चुभन देते कांच के टुकड़ों पर लेट जाते हैं, सीने पर पत्थर रखवाते हैं और फिर हथौड़े से वार करवा। पत्थर टूट गया, सैनिक ने उफ न किया और इस पर भी तानाशाह ने ताली बजा दी। मानो तानाशाह का मनोरंजन चल रहा। कुछ इस तरह से उत्तर कोरिया के सैनिकों को बेहद खतरनाक ट्रेनिंग दी जा रही है, जिनके शरीर को लोहे जैसा फौलादी बना दिया गया है। ये अपने सिर से मोटे पत्थरों को तोड़ देते हैं। एक एक सैनिक को ऐसे तैयार किया जा रहा है कि वो 10-10 जवानों पर भारी पड़ जाए। 여러 가지 격파 동작을 연방 수행하고 있는 우리의 용맹한 전투원들에게 관중들은 열광적인 박수를 보내고 있습니다.
और इस तरह की ट्रेनिंग के पीछे जानकार किम के खास मकसद को मान रहे हैं। दरअसल बात यह है कि तानाशाह किम जोंग हर वक्त वॉर मोड में रहता है। दक्षिण कोरिया से उसकी अदावत सालों पुरानी है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच युद्ध भी हो चुके हैं और किम अपनी सैनिकों को ऐसी ट्रेनिंग दे रहा है कि अगर कभी भी युद्ध हो या युद्ध जैसी स्थिति हो तो उसके जवान दक्षिण कोरिया की सेना पर भारी पड़ जाए। तो एक तरफ किम जल्लादों की फौज तैयार कर रहा है तो दूसरी तरफ आम जनता को भूखों मरने के लिए छोड़ दिया है। तानाशाह अपने हथियारों के शौक को पूरा करने में लगा है, सेना तैयार करने में लगा है और दूसरी तरफ आम जनता दाने दाने को मुहताज हो गई। और इस पर उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने चेतावनी जारी कर दी है। नागरिकों से आने वाले दिन में कठिन समय के लिए तैयार रहने को कहा है। देश गंभीर भोजन की कमी का सामना कर रहा है। उत्तर कोरिया में आर्थिक अस्थिरता बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ गई है और ये बात खुद तानाशाह कह रहा है। यानी तानाशाह जानता सब है, लेकिन उसकी बातों से साफ है कि उसका सारा फोकस हथियारों पर अब भी है। भुगतना तो आम जनता को है, तो भुगते तानाशाह को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो अब भी हथियारों के परीक्षण में लगा है, बैलिस्टिक मिसाइलें बनवा रहा है, परमाणु बम पाने के पीछे पागलों की तरह पड़ा है। और पिछले 1 महीने से गायब तानाशाह किम जोंग यही सब कर रहा था। कल उसे पहली बार देखा गया और उसके देखे जाने के बाद एक खबर आई। खबर है कि पिछले 2 महीनों में तानाशाह किम जोंग उन ने 3 बड़े हथियारों की टेस्टिंग कराई है, जिसमें सुपरसोनिक मिसाइल भी है। ये ऐसी मिसाइलें हैं जो आसानी से रेडार में पकड़ नहीं आती हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और अमेरिका के लाख दबाव के बावजूद तानाशाह मानने को तैयार नहीं। उसे तो बस एक बात की सनक है कि कैसे भी करके वो परमाणु बम हासिल कर ले। इसके लिए वो लगातार आर्म्स फैक्ट्री के दौरे कर रहा है। देश की भुखमरी भी उसके जहन में चल रही है। किम जोंग ने अपने देश के लोगों से बहुत बड़ी बात कह दी है। अकाल की स्थिति की तुलना 90 के दशक के विनाशकारी अकाल से की है, जिसमें 30 लाख लोगों की मौत हो गई थी भूख से। और फिर वही स्थिति बनने लगी। हाँ, ये सर्वविदित है कि किम जोंग की नीतियों की वजह से उत्तर कोरिया पर सैकड़ों प्रतिबंध लगे हैं। वहाँ की जनता की कोई मदद नहीं कर सकता। दुनिया ने उसका हुक्का पानी बंद कर रखा है और ऐसी स्थिति में उसका एक ही रहनुमा है, वो है चीन। अगर जिंदगी में किम जोंग बाहरी मुल्क के किसी नेता से सबसे ज्यादा मिला है तो वो चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग है। एक तरह से कह सकते हैं कि जिनपिंग ही किम के माई बाप है। राशन से लेकर हथियारों के एग्रेशन तक हर मौके पर चीन ही किम जोंग की मदद करता है। लेकिन कोरोना फैलने के बाद किम ने चीन की सीमाओं को बंद कर दिया। चीन से व्यापार पर किम जोंग ने रोक लगा दी। उत्तर कोरिया भोजन, खाद्य और ईंधन के लिए चीन पर निर्भर है। लेकिन जब से व्यापार बंद हुआ है तब से उत्तर कोरिया में भुखमरी जैसे हालात पैदा हो गए हैं। कभी किम कुत्ते खाने तो कभी हंस खाने का फरमान जारी करता है। जनता तड़प रही है, बिलख रही है, लेकिन इसके बावजूद सन की तानाशाह का पूरा फोकस जल्लादों की फौज तैयार करने का है। तानाशाह किम जोंग इन्हीं कामों में व्यस्त है, मस्त है और उसकी जनता मारी मारी फिर रही है। आलम यह है कि उत्तर कोरिया में राशन तेल के दाम में अत्यधिक इजाफा हुआ है। 1 किलोग्राम केला नॉर्थ कोरिया में 3300 रुपए का मिल रहा है। एक बोतल शैम्पू की कीमत 14,800 रुपए हो गई है। उत्तर कोरिया के लोगों का पसंदीदा अनाज मक्का है। मक्के की कीमत वहां आसमान पर है और लोग दाने दाने को तरस रहे हैं। लेकिन किम जोंग को तो सनक है हथियार बनाने की। अपनी सनक पूरी करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। जल्लादों की सेना तो उसका एकमात्र हथियार है। रोहित शर्मा ने 48 और सूर्य कुमार यादव ने 62 रनों का योगदान दिया। 3 T20 मैच की ये सीरीज है और भारत 1-0 से आगे हो गया है। हाल ही में जो मुकाबला हुआ था वर्ल्ड कप का T20 में, उसमें कीवी टीम ने टीम इंडिया को हरा दिया था और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उसका हिसाब चुकता आज किया है टीम इंडिया ने। जयपुर T20 मुकाबले में भारत की रोमांचक जीत। तो भारत ने न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हरा दिया है। और आइए अब आपको रोहित की शानदार पारी दिखा दें और अब बात करते हैं पापी पाकिस्तान की। यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान को एक बार फिर भारत ने लताड़ लगाई है। भारत ने कहा पाकिस्तान एक तरफ दुनिया के सामने मानवाधिकार का रोना रोता है और वहीं दूसरी तरफ अपने देश में आतंकियों को फ्री पास देता है।
This is a country which has been globally recognized as one openly supporting training, financing and arming terrorists as a matter of state policy. भारत की ये दहाड़ दुनिया के सबसे बड़े मंच पर दिखावा करने वाले पाकिस्तान पर प्रचंड प्रहार है। भारत की ये हुंकार पाकिस्तान के आतंकी एजेंडे की बखियां उधेड़ने वाली है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र में खुली चर्चा के दौरान पाकिस्तान के राजदूत मुनीर अकरम ने जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया। बस फिर क्या था, भारत की बेटी काजल भट्ट ने पाकिस्तान की इस नापाक हरकत पर करारा जवाब दिया। उन्होंने साफ और सपाट लफ्जों में पाकिस्तान को लताड़ लगाते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा और पाकिस्तान कश्मीर में कब्जा किए हुए इलाके को खाली करे। This is a country which has been globally recognized as one openly supporting training, financing and arming terrorists as a matter of state policy. The entire union territory of Jammu and Kashmir and Ladakh were, are and will always be an integral and inalienable part of India. This includes the areas that are under the illegal occupation of Pakistan. We call upon Pakistan to immediately vacate all areas under its illegal occupation. India desires normal neighborly relations with all countries, including Pakistan, and is committed to addressing outstanding issues, if any, bilaterally and peacefully in accordance with the Shimla Agreement and the Lahore Declaration. However, any meaningful dialogue can be held only in an atmosphere free of terror, hostility and violence. ये पहला मौका नहीं जब भारत ने पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर लताड़ लगाई हो, लेकिन पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसे लाख बेइज्जती होने पर भी शर्म नहीं आती। ABP न्यूज आपको रखे आगे।